हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक है इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके बाद है ओम्स लॉ। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसमें भी खास ओम्स लॉ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10th की एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो। ठीक है, तो फटाफट देखो। इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे है कंपोनेंट्स और उसका सिंबल। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट है पूरा ड्राइंग तो हम नहीं कर सकते ना। सपोज ए मीटर है तो ए मीटर तो बहुत बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है, करंट मेज़र करने के लिए। बट हम सिंबल सिर्फ इतना छोटा सा लिखेंगे ताकि फटाफट हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सके और सिर्फ ड्राइंग से ही हमें पता लग जाए कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब अगर एक छोटी सी बैटरी है तो ऐसा सिंबल होगा। अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो आपको एक से ज़्यादा सेल सीरीज में नज़र आएंगे। ठीक है, और उसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, प्लग की या तो स्विच, अगर स्विच ओपन है मतलब कनेक्टेड नहीं है तो कुछ ऐसा, मतलब यहां से करंट आएगा तो इधर नहीं जा सकेगा। प्लग की स्विच क्लोज्ड, स्विच अगर क्लोज्ड है तो करंट पास होगा। ठीक है, और वायर जॉइंट, अगर वायर जॉइंट हुआ है तो यहाँ पे डॉट होगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो यहाँ पे जंपर होगा, जंप करके जा रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक नॉर्मल वायर है और जो दूसरा वायर है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा अगर आपको दिखाना है तो ऐसे जंप करके ले जाओ, और कनेक्टेड है ऐसा दिखाना है तो यहाँ पे एक डॉट दिखा दो, तो ये कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब है तो ऐसा सिंबल ड्रॉ कर दो, या तो बल्ब ड्रॉ कर दो छोटा सा। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, बल्ब ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है तो हम ये कर लेते हैं, सिर्फ ऐसे कनेक्ट कर दो, चलेगा। ठीक है, ये बल्ब है। अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो रेजिस्टेंस आप ऐसे दिखाओगे। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है या तो रिओस्टेट है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे आप एरो कर दोगे, और रिओस्टेट मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और रिओस्टेट में क्या होता है वो समझो कि सपोज आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी यहाँ पे है, यहाँ पे एक एरो होगा और ये पूरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सपोज बल्ब है। ठीक है, अब ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, वो जब यहाँ पे है तब समझना कि करंट यहाँ से ऐसे पास हो रहा है ना, तब इतना रेजिस्टेंस है वो काउंट होता है, बाकी का हिस्सा काउंट नहीं होता। और जब यही एरो आपको थोड़ा दूर शिफ्ट करके दिया जाए, मतलब ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो अभी जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, अभी जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो यहाँ से ऐसे पूरा पास होगा, मतलब यहाँ से निकला और ये रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए, मतलब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, है ना। तो ये भी एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और रिहोस्टेट, रिहोस्टेट का कंस्ट्रक्शन हमने देखा और सिंबल ऐसा है। ठीक है, ए मीटर है वो करंट मेजर करने के लिए होता है, तो आप एक राउंड करके बीच में ए लिख दोगे। वोल्ट मीटर है तो राउंड करके बीच में वी लिख दोगे। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। अगर इन फ्यूचर कहीं पे कोई नेटवर्क दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसमें इनमें से कोई एक सिंबल यूज़ हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये पूरा एक जो टेबल है वो आपको याद रखना है। ठीक है,
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका मेन टॉपिक ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ में बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, लेट अस एक्सप्लोर विथ एन एक्टिविटी। आपको पूछा गया है कि यहाँ पे क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर और करंट के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो वो पता लगाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। सेटअप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2, मतलब ऐसी आपको एक सर्किट दिखानी है जिसमें देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सेल्स कनेक्टेड है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट मेज़र करने के लिए करंट मीटर, मतलब यहाँ पे ए मीटर हमें लगाना है सीरीज में। ऑलवेज याद रखना, ए मीटर ऑलवेज होता है सीरीज में, वोल्ट मीटर ऑलवेज अक्रॉस दी डिवाइस। जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए वहाँ पे आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्विच है के और ये अभी क्लोज्ड कंडीशन में है, मतलब ये करंट को अलाउ करेगी और करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ अ निक्रोम वायर एक्स वाई, ये जो वायर है वो निक्रोम का है जिसका कोई ना कोई फिक्स रेजिस्टेंस होगा, से 0.5 एम 0.5 मीटर है, ठीक है। एन ए मीटर, यहाँ पे हमने ए मीटर लगाया हुआ है। अ वोल्ट मीटर फॉर सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच। निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयन मेटल्स, ठीक है। नाम से ही पता चलना चाहिए, एन आई मतलब निकल, ये देखो CHRO क्रो, वहाँ से पता चलेगा क्रोमियम, और ये ME मैंगनीज, और जो बाकी बचा बेस मेटल है वो आयन, ठीक है। तो निक्रोम है, ये भी MCQs में आ सकता है। निक्रोम है वो एलॉय है किन किन मेटल्स की, तो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, ओके। हर एक सेल का वोल्टेज हमने कितना लिया है, 1.5। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज अ सोर्स इन द सर्किट, नॉट द रीडिंग ऑफ एमीटर I for the current and reading of voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. Tabulate them in the table given. तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज आपने फर्स्ट टाइम एक ही सेल कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे मैं जो डेटा लिखने वाला हूँ ये अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि हमने अभी तक लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। निक्रोम वायर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी पता नहीं है, वो हर एक वायर के लिए प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम अप्लाई करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट, सेकेंड टाइम 1.5 वोल्ट की दो बैटरी मतलब 3 वोल्ट, थर्ड टाइम 4.5 वोल्ट और फोर्थ टाइम 6 वोल्ट 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी, है ना। फर्स्ट टाइम हम एक ही बैटरी यूज़ करेंगे, सेकेंड टाइम 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 1.5 करो तो 3 आएगा क्योंकि 1.5 के दो सेल हैं। फिर 1.5 के 3 सेल हो गए तो सभी वोल्टेज का एडिशन कर दो तो आपको मिल जाएगा 4.5, ठीक है। और 4 बार ऐड करो तो 6 वोल्ट। ओके, वोल्टेज हम इंक्रीज करते गए। अभी ये देखना है कि ए मीटर में करंट में क्या चेंज आता है, ठीक है। अभी हम हर एक चीज़ को देखो, यहाँ पे जो कनेक्टिंग वायर है उनको हमने आइडियल माना हुआ है, ए मीटर भी आइडियल है, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो भी हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर 1.5 वोल्ट है तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यहाँ पे वोल्ट मीटर में भी आपको दिखाएंगे 1.5। देखो अब मान के चलते हैं कि सपोज हमें करंट यहाँ पे मिल रहा है,
यहाँ पे मिल रहा है 10 मिली एम्पियर, फिर यहाँ पे मिल रहा है 20 मिली एम्पियर, यहाँ पे 30 मिली एम्पियर और यहाँ पे 40 मिली एम्पियर। तो ये लीनियरली इंक्रीज हुआ। अब V2I रिलेशन निकालते हैं। तो V कितना है 1.5, नीचे 10 मिली मतलब 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर होगा। तो ये हुआ 1500 डिवाइड बाय 10, ये 150 ओम हमें रेजिस्टेंस मिल गया। कितना रेजिस्टेंस हुआ वायर का 150 ओम। अब देखो यहाँ पे रीडिंग चेंज हो सकता है, अगर आपने वायर दूसरा यूज़ किया होता तो यहाँ पे करंट्स आपको डिफरेंट मिलते, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते और रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज होते। ठीक है, मतलब अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होगा। और यहाँ से ओहम को पता चला था कि करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, क्योंकि जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करूँ करंट भी उतने ही रेट से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो चलो ये तो एक फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे आपको अलग वैल्यू मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे देखो V2I रेशियो 150 मिला तो दूसरी बार भी 150 मिलेगा, थर्ड टाइम भी 150 और फोर्थ टाइम भी 150। और ये जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है वो उसका यूनिट रहेगा। ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल है, आप एग्जाम में ये एग्जांपल लेके लिख सकते हो या तो अपने हिसाब से भी कोई करंट सेट करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, हम एक काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है दिखानी इसलिए ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हमें पता चलेगा ये 150 कैसे आया। ठीक है, चलो तो एक्टिविटी से इतना पता चला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा है। देखो नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स, उसके बाद रीडिंग लो, करंट फाइंड करो, फिर रिपीट अबो स्टेप्स यूजिंग 3 सेल्स एंड 4 सेल्स सेपरेटली, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V2I फॉर ईच पेयर। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी देखो यहाँ पे in this activity you will find that approximately the same value for voltage to current is obtained in each case। हर एक केस में वोल्टेज डिवाइड बाय करंट रेशियो सेम मिलता है। thus the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph। देखो V2I ग्राफ हम अभी जो मैंने रीडिंग लिखे हैं उस हिसाब से बनाए तो क्या मिलेगा समझो। तो सपोज हम y एक्सिस पे रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट और x एक्सिस पे रखते हैं वोल्टेज। तो ये वोल्टेज, ये करंट, करंट हम रखेंगे मिली एम्पियर में, वोल्टेज रखेंगे वोल्ट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज की वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं। चलो इनिशियली 0 वोल्ट, तब करंट भी 0, उसके बाद कितना वोल्ट था 1.5, 3, 4.5 और उसके बाद 6। ठीक है, तो 1.5 पे देखो अभी करंट की बात करते हैं। तो करंट आपको यहाँ पे मिला 10 मिली एम्पियर, फिर मिला 20 मिली एम्पियर, फिर मिला 30 और फिर मिला 40। तो आपको वोल्टेज टू करंट का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, आप जब देखोगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट 1.5 पे देखो क्या वैल्यू मिल रही है 10 मिली एम्पियर, फिर 1.3 पे 20, फिर 1.5 के बाद 3 के पास 20, 4.5 के पास 30 और 6 के पास आपको वैल्यू मिल गई 40।
है ना। तो ये ग्राफ बन गया और ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है, एज शोन इन फिगर 12.3, मतलब 12.3 आप इसको बोल सकते हो फिगर, ठीक है। दस वी आई इज अ कांस्टेंट रेशियो, वी टू आई रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। देखो एक डिवाइस के लिए, हाँ, अगर आप यहाँ पे वायर चेंज कर दो, रेजिस्टेंस चेंज कर दो, तो वी टू आई रेशियो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, इन 1827 अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सिमोन ओहम 1787 to 1854, okay, found out the relationship between the current I flowing in the metallic wire and the potential difference across its terminals. He stated that the electric current, देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट याद रखना है, he stated that the electric current flowing through the metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its ends प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। देखो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज टेम्परेचर की वजह से चेंज आ सकता है करंट में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल सकती है जिससे वो मोशन में आ सके, ओके। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। आपको याद रखना है, the electric current flowing through the metallic wire, electric current flowing through the metallic wire is directly proportional to potential difference V across its ends provided its temperature remains the same। टेम्परेचर सेम रहे, वैसे अगर आपने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है, या तो सॉरी अभी तो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, तो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रहेगा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हो, या तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर मैं I को यहाँ पे नीचे ले लूँ तो V डिवाइड बाई I, तो वो क्या बन गया, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को ओहम ने क्या नाम दे दिया, R। और R मतलब क्या, रेजिस्टेंस। R मतलब क्या, रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखो R इक्वल टू क्या है, V डिवाइड बाई I, मतलब R जितना ज़्यादा उतना करंट कम, और करंट फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को पास होने में रेजिस्ट करता है, इसलिए नाम पड़ा रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर, ये कंपल्सरी आपको फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको मिलेगा V इक्वल टू आई आर, ओके। ऐसे याद रख लो तो भी चलेगा, वीर यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ओके। चलो आगे देखते हैं। इन इक्वेशन 12.4, ये जो इक्वेशन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance। R क्या है, resistance, okay। It is the property of conductor to resist the flow of charges through it। आपको याद कितना रखना है, एक तो R is a constant, समझना, R is a constant for given metallic wire at a given temperature, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इट्स एसआई यूनिट इज ओहम, याद रखना, क्योंकि ओम्स लॉ है ना, तो एसआई यूनिट ओहम है, बट उसको हम ग्रीक अल्फ़ाबेट ओमेगा से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ R इक्वल टू क्या मिला, V बाई आई। मतलब समझो कि इसका जो यूनिट है वो ओम है, वोल्टेज का है वो V है, और इलेक्ट्रिक करंट का A, वोल्ट पर एम्पियर। तो 1 ओहम इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर लिख सकते हैं, देखो, और वहीं से उसकी डेफिनेशन बनेगी। अगर आपको पूछे डिफाइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो फिर आपको ये करना है क्या, if the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt,
and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm equal to 1 volt per ampere. That is 1 ohm equal to 1 volt per 1 ampere. Okay. Also from equation we get I equal to V divided by R, क्योंकि V equal to IR है तो I equal to क्या लिख सकते हो, V divided by R. It is obvious from equation 12.7 मतलब I equal to V by R that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. ठीक है. If the resistance is doubled, समझना आपको ये याद रखना है, the current through the resistor is inversely proportional to the resistance. If resistance is doubled, the current gets halved. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कहीं पे डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी. अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट without changing the voltage source is called variable resistance. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. और ये variable resistance हमने बहुत सारी जगह पे देखा है. जैसे हम नॉर्मल बोल देते हैं कि फैन का जो वो बटन आता है ना रेगुलेटर, हम बोलते हैं ना फैन को 1 पे करो या 2 पे करो, 3 पे करो, 4 पे, 5 पे फास्ट घूमेगा, है ना. तो ये क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है. ये क्या है, ये एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस है. जैसे जैसे ये आप घुमाते जाते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम हुआ समझना I इक्वल टू क्या है, V बाई आर. रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज हो गया तो फैन है वो ज़्यादा स्पीड से घूमेगा. तो ये भी एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है. ठीक है. तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी. ये एक्टिविटी भी हम साथ साथ देख लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ कंप्लीटली फिनिश हो सके. ठीक है. तो एकदम इजी एक्टिविटी है, कुछ नहीं है. देखो, टेक अ निक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब, अ 10 वोल्ट बल्ब, एन एमीटर, अ प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर्स. आपने ये सेटलमेंट रखा हुआ है, मतलब देखो ये नेटवर्क बना के ही रखा हुआ है, सब कुछ, की, बैटरी, एमीटर, हर एक चीज़. सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार निक्रोम वायर उठा के यहाँ पे रखना है, करंट चेक करना है. एक बार ये बल्ब उठा के रखना है, करंट चेक करो. टॉर्च बल्ब उठा के रखो, करंट चेक करो. तो कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप XY. प्लग द की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग. ठीक है, क्योंकि जब आप ये प्लग में से की निकाल दोगे तब पूरी सर्किट है वो सेफ रहेगी. रिप्लेस द निक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब इन द सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू द इट. और उसके बाद 10 वोल्ट बल्ब के साथ ये रिपीट करो. ओके. Are the emitter reading differ for different component connected in gap XY? तो बिल्कुल. क्यों? क्योंकि सभी कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा, तो फिर करंट भी आपको डिफरेंट मिलेगा. What do the above observation indicate? तो यही कि हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, मतलब हर एक चीज़ की, हर एक डिवाइस की करंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है. तो you may repeat this activity by keeping any material component in the gap. Observe the ammeter reading in each case. Analyze your observation. तो हर एक केस में जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होता है वहाँ वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू में चेंज होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा, वो किसको इफेक्ट करेगा, करंट को. हाँ, रेजिस्टेंस अगर आपने 2 लगाए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 6 वोल्ट चला जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो, और यहाँ पे 4 वोल्ट मिले, ये हो सकता है. तो धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क पढ़ेंगे वो आप समझते जाओगे
कि वोल्टेज या तो करंट कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया ओहम्स लॉ। अच्छे से नोट्स में कॉपी करना है। आपको यही समझ के चलना है कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए तो नोट्स कैसी बनानी है वो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। तो ये पूरा सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, टेबल ड्रॉ करना है, वैल्यू निकालनी है, ग्राफ बनाना है, लॉ लिखना है और यूनिट को डिफाइन करना है। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको कवर करनी है। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।